हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल वेक्टर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम आपको अभी ऑप्टिक्स का वीडियो करवा रहे हैं जिसमें आपका 2 चैप्टर समाप्त हो चुका है। ठीक है, 2 चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है और अभी हम लोग तीसरा चैप्टर देख रहे हैं जो क्या है आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसका एक क्लास प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था जिसे मैंने आपको बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। ठीक है, आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बात करते हैं अगर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जरूरत क्यों पड़ा? तो देखिए, हम लोग का बात क्या था कि जब हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी ले रहे थे तो उस समय क्या बोले थे कि सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है एक कम फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस होता है। ठीक है, लेकिन कम कितना कम करेंगे? जो भी कम करेंगे उसका कुछ न कुछ लिमिटेशन होगा कि इससे ज्यादा कम नहीं हो सकता है। अगर बहुत ज्यादा कम करेंगे तो हम ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए? वृत्ताकार गोलाकार चाहिए ना। तो गोलाकार चाहिए, उसका व्यास बहुत अधिक छोटा हो जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? दृष्टि क्षेत्र जो है वो भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। मतलब मान लीजिए अगर बड़ा नहीं है तो कोई भी चीज पहले बड़ा दिखाई देगा तब तो उसका बड़ा इमेज आएगा। तो इसलिए क्या होगा? बहुत ज्यादा छोटा भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, तो उसका भी एक लिमिट होता है कि कितना छोटा उसको किया जाए। उसके बाद जब हम लोग छोटा नहीं कर सकते तो वही आपका क्या होगा? वहां से आपका जो हमको मैक्सिमम साइज प्राप्त होता है इमेज का, वो हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? एक और लेंस प्रयोग कर लेते हैं हम लोग। पहले तो एक लेंस हम लोग प्रयोग कर रहे थे, अब एक और लेंस प्रयोग कर लेते हैं। और अभी जो पहला लेंस के द्वारा जो आपको इमेज मिला है, जो पहला लेंस के द्वारा इमेज मिला है वो तो डेफिनेट है कि जो वस्तु से बड़ा होगा। अब जो इमेज होगा उसको क्या करेंगे? जो दूसरा वाला लेंस मिलेगा उस लेंस के फोकस दूरी के अंदर रखेंगे। जो सेकेंड लेंस है उसका जो फोकस दूरी है उसके अंदर उस इमेज को अगर हम लोग एडजस्ट करते हैं तो फिर सेकेंड लेंस के द्वारा जो आपका इमेज प्राप्त हुआ है उस इमेज का एक बड़ा इमेज प्राप्त हो जाता है, जिसको हम लोग आवर्धित प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका पहला लेंस से जो आपका इमेज प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है वो आपका दूसरा लेंस के लिए वस्तु का काम करेगा और उस वस्तु का फिर बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब दिखाएगा। कौन? जो आपका सेकेंड वाला लेंस है। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा? एक बार तो मेरा प्रतिबिंब बड़ा बन चुका है पहले लेंस के कारण, अब वो वस्तु का काम करेगा और उसका फिर से प्रतिबिंब बनेगा, तो क्या होगा? और भी बड़ा हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं? किसी भी वस्तु को बहुत बड़ा करके आवर्धित करके देखने के लिए प्रयोग करते हैं। क्लियर? तो इसमें 2 प्रकार का लेंस होता है। ठीक है, जिस लेंस के तरफ वस्तु को रखा जाता है, सपोज यहाँ कोई लेंस है जहाँ वस्तु को रखे हैं, तो इस लेंस को जो हम लोग बोलेंगे अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? अभिदृश्यक लेंस बोलेंगे। क्लियर है? अब इसका इमेज मान लीजिए लेंस के उस पार में बना है, तो उधर फिर हमको एक अलग से फिर लेंस रखना पड़ेगा। तो वो जो सेकेंड लेंस होगा उसको हम लोग नेत्रिका बोलेंगे। ठीक है, यानी आई पीस लेंस बोलेंगे, नेत्र लेंस हम लोग कह सकते हैं। और दोनों लेंस को जो है जब दोनों लेंस रखा जाएगा तो उसको इस प्रकार से रखा जाएगा। एक प्रोसेस होता है, एक विधि होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रैक एंड पिनियन मेथड। क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन मेथड। सारा टर्म याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको देता है। तो रैक एंड पिनियन मेथड से क्या करते हैं हम लोग? दोनों लेंस के बीच के दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्यों करेंगे? क्योंकि जो अभी मेरा जो पहला लेंस के बाद जो इमेज प्राप्त हुआ है उस लेंस को हमको क्या करना है कि उस इमेज को क्या करना है? हमको दूसरे लेंस के फोकस दूरी के अंदर रखना है।
तो अगर मान लीजिए ऐसा नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, रैक एंड पिनियन मेथड से क्या करते हैं, लेंस को अंदर की तरफ दबाते हैं, जिससे क्या होता है, नेत्रिका जो होता है यानी कि नेत्र लेंस जो होता है आगे की ओर बढ़ता है और वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, फोकस के अंदर एडजस्ट किया जा सकता है। क्लियर। अब रैक एंड पिनियन मेथड क्या होता है, तो रैक एंड पिनियन मेथड का मतलब हो जाता है कि सपोज ये मान लीजिए पेन है और ये इसका क्या है, जो आपका कैप है, इसको हम लोग देखिए अभी इतना है, इसको हम लोग अंदर बाहर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार का मान लीजिए एक लेंस का व्यास बड़ा है, एक ट्यूब का मान लीजिए 2 ट्यूब है, जिसमें से एक ट्यूब का व्यास बड़ा है और एक ट्यूब का व्यास छोटा है। तो दोनों को अगर आप अंदर लेके जाइएगा तो दोनों को आगे पीछे आप कर सकते हैं। तो उस तरह से दोनों ट्यूब में क्या करते हैं, लेंस को एडजस्ट करते हैं, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लेंस के बीच के दूरी को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, रैक एंड पिनियन मेथड। क्लियर। ये सारा टर्म अपनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कंपाउंड जो माइक्रोस्कोप बना, जो बड़ा वाला लेंस माइक्रोस्कोप बना, इसका हम लोग क्या करते हैं, आवर्धन क्षमता हम लोग निकाल करके देखते हैं। क्लियर। तो इतना मेथड आपको याद रखना है और जितना टर्म इसमें यूज हुआ है सारे को आप पहले कॉपी पे आराम से लिख लीजिए, फिर अब आगे हम लोग चलेंगे डेरिवेशन की ओर। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए क्या है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी 2 उत्तल लेंस के संयोग से बना एक ऐसा माइक्रोस्कोप है। मतलब ये भी आपका माइक्रोस्कोप है, लेकिन इसमें क्या है, 2 उत्तल लेंस का प्रयोग से बनाया गया माइक्रोस्कोप है, जिसमें क्या होता है, आवर्धन की प्रक्रिया 2 बार होती है। मतलब प्रतिबिंब इसमें 2 बार बनता है, यानी वस्तु का एक बार थोड़ा सा बड़ा प्रतिबिंब, फिर बाद में बहुत बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप वस्तु का बहुत बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है। क्लियर। अब क्या है, एक अभी हम बताए थे दंड चक्र विधि, रैक एंड पिनियन मेथड, तो उसको भी लिख लीजिएगा, आप 2 मार्क्स में पूछ सकता है आपका। क्या है देख लीजिए, बोला जा रहा है 2 या 2 से अधिक लेंसों के संयोजन की एक ऐसी विधि जिसमें 2 लेंसों के बीच की दूरी को अलग अलग नली की सहायता से व्यवस्थित यानी एडजस्ट किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रैक एंड पिनियन विधि कहते हैं। हम लोग बताया चलो क्या करेंगे, 2 को नली लेंगे, उसमें दूरी को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस विधि को रैक एंड पिनियन विधि। ठीक है। एक टर्म और लिखिएगा कि इस माइक्रोस्कोप में हम बताए हुए थे 2 को लेंस होता है, तो जो लेंस वस्तु के तरफ प्रयोग होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, अभिदृश्यक लेंस, इसको ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, OBJECTIV ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं इसको। हम लोग क्या बोलेंगे, अभिदृश्यक लेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो नेत्र के तरफ जो लेंस प्रयोग होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नेत्र लेंस कहेंगे। क्लियर। इतना टर्म याद रखना है। तो अब हम लोग चलते हैं बनावट पर। देखिए बनावट में क्या करेंगे, पहले तो एक छोटा सा लेंस लेंगे। क्लियर। ये इसका एक्सिस हो गया, ठीक ना। अब क्या करेंगे, एक बड़ा लेंस लेंगे हम लोग, ये बड़ा लेंस ले लिए। यहां क्या करेंगे हम लोग, वस्तु को रखेंगे। वस्तु क्या है आपका, AB है। 2 लाइट यहां से जाएगा, एक लाइट कहां जाएगा, तो ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, दूसरा क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम पहला लाइट लेते हैं ऑप्टिकल सेंटर वाला। तो देखिए ये आपका यहां गया ना, और दूसरा लाइट कहां से जाएगा, तो फोकस से जाएगा। अब फोकस कहां होगा, तो मान लीजिए कहीं भी यहां पे इसका फोकस, तो ये चला गया आपका। दूसरा लाइट कहां से गुजरा, तो ये फोकस से गुजरा। ये पहला वाला जो लेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव लेंस। और दूसरा वाला को क्या बोलेंगे, तो आई पीस लेंस बोलेंगे। मतलब ये हो गया नेत्र लेंस। क्लियर ना।
और ये वाला हो गया अभिदृश्यक लेंस। तो दो लेंस हो गया आपके पास में। अब देखिए इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ होगा, मान लीजिए ऑप्टिकल सेंटर O है, इसका ऑप्टिकल सेंटर कुछ होगा, तो मान लीजिए इसका ऑप्टिकल सेंटर है आपका O डैश। क्लियर ना? यहां तक तो लाइट कंप्लीट हो गया आपका। अब ये फोकस किसका है? इसका फोकस है ना, इसको दिखाएंगे FOC। क्लियर? अब क्या बोले, इस दोनों के बीच के दूरी को एडजस्ट करना है इस प्रकार से कि ये जो इमेज बना है ना, ये वाला इमेज, ये इमेज कहाँ आ जाए? इसका फोकस के अंदर आ जाए। तो ये क्या है? आईपीस है ना, तो आईपीस का भी फोकस होगा। तो आईपीस का फोकस इधर भी हो सकता है, इधर भी, लेकिन इधर होगा तो ये इमेज जो है ना फोकस के बाहर हो जाएगा। हम बताएं क्या कि जो आपका इमेज बन रहा है वो फोकस से क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। इसका फोकस जहां भी होगा वो कहाँ होगा? इधर होगा। इसको FE से दिखाएंगे। FE मतलब आईपीस का फोकस। ठीक है, यानी FE क्या आ गया? नेत्र लेंस की फोकस। तो नेत्र लेंस का फोकस यहाँ है तो वस्तु यहाँ। अब इसके अंदर में इसका इमेज आ गया। अब ये जो इमेज बना पहले वाला इमेज से थोड़ा सा बड़ा बना है। पहले का जो इमेज था क्या था? AB था ना, और ये जो इमेज बना ये बना A डैश B डैश, जो पहले वाला से क्या थोड़ा सा बड़ा है। क्लियर ना? अब क्या करेंगे, ये वाला इमेज इसके लिए क्या करेगा? जो सेकेंड वाला आपका लेंस है उसके लिए क्या करेगा? फिर ऑब्जेक्ट का काम करेगा। मतलब ये वस्तु, और अगर मान लीजिए लेंस के सामने वस्तु रखे फिर प्रतिबिंब बनेगा ना, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? तो यही प्रतिबिंब जो बनेगा आपका, देखिए इस तरह से बनेगा आपका। ठीक है, अब इधर से इसको लेकर के आइए। ये जो बन गया आपका फाइनल इमेज बन गया, अंतिम प्रतिबिंब। ठीक है, जो क्या अगर मान लीजिए AB, ये A डैश B डैश, तो ये क्या बन गया? A डबल डैश B डबल डैश। ये आपका क्या हो गया? अंतिम प्रतिबिंब हो गया। क्लियर? यहां तक क्लियर है? अब कहां बना तो ये चीज हम लोग देखेंगे। तो पहले अब हम लोग देखते हैं, सारा चीज का नामकरण देते हैं हम लोग। जैसे ये दूरी, ये वस्तु दूरी है ना, तो वस्तु दूरी किससे दिखाते हैं हम लोग? वस्तु दूरी को U से दिखाते हैं। तो ये आपका U है। कैसा U है? तो ये दूरी क्या है आपका? वस्तु दूरी है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो U तो है, लेकिन U क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये दूरी की बात करें तो ये क्या है? फोकस दूरी है किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। ये हो जाएगा FO। यहां वाला प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब किसके लिए हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के लिए। तो प्रतिबिंब दूरी को V से, और ऑब्जेक्ट के लिए तो क्या दिखाएंगे? VO दिखाएंगे। क्लियर? ये FE किसका फोकस है? आईपीस लेंस का। तो इसका जो फोकस दूरी है इसको दिखाएंगे FE से। ठीक है, ये वस्तु का काम करेगा किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए। तो ये वस्तु दूरी को किससे दिखाएंगे? U से, और क्या हो जाएगा? UE हो जाएगा। UE क्यों होगा? क्योंकि आईपीस के लिए क्या होगा? वस्तु दूरी हो जाएगा। फाइनल इमेज यहां बना आपका ना, ये आपका प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? VE हो जाएगा। क्लियर? तो ये सारा टर्म आपको याद रखना है। क्लियर ना? चलिए अब क्या है, मान लेते हैं। तो माना कि AB एक वस्तु है जिसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस, मतलब क्या हो गया? अभिदृश्यक लेंस के सामने
रखा गया है। ठीक है, जिसका आवर्धित प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है, जो वस्तु से बड़ा एवं वास्तविक उल्टा होता है। क्लियर है? वस्तु से बड़ा और क्या हो गया, वास्तविक और उल्टा होता है। यहां तक क्लियर है? ये सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, रैक एंड पिनियन मेथड बताए थे। अब रैक एंड पिनियन मेथड से प्रतिबिंब ए डैश बी डैश को आई पीस मतलब क्या हो गया, नेत्रलेंस के फोकस दूरी के अंदर इस प्रकार एडजस्ट किया जाता है कि वस्तु का बड़ा एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त हो सके। ये सारा टर्म आपका क्या हो गया, जो इससे था वही था। अब हम लोग देखते हैं चित्र से। चित्र से क्या क्या देख रहे हैं हम लोग। F0 क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी। FE क्या है, आईपीस लेंस की फोकस दूरी। ठीक है, U0 क्या है, पहले लेंस के सामने की वस्तु दूरी। और अगर UE की बात करें तो दूसरे लेंस के सामने रखे गए वस्तु की दूरी। क्लियर? अगर V0 की बात करें, ये क्या है, पहले प्रतिबिंब दूरी, पहले प्रतिबिंब की दूरी। और D की बात करें तो क्या हो जाएगा, दूसरे एवं अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। क्लियर? ये सारा टर्म आपका दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं आवर्धन के सूत्र से। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आवर्धन क्षमता के सूत्र से। तो आवर्धन क्षमता की अगर हम लोग बात करें, आवर्धन क्षमता, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर? तो ये होता है प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना कोण बटे उसी स्थान पर रखे गए वस्तु द्वारा आंखों पर बना कोण। ठीक है, क्या प्रतिबिंब द्वारा आंखों पर बना कोण, याद कीजिए इसको किससे दिखाते हैं, अल्फा से। ठीक है,
और उसी स्थान पे रखे वस्तु द्वारा बना कोण किससे दिखाते हैं? बीटा से। और मैग्नीफाइंग पावर को किससे दिखाते हैं? एम से। तो एम इक्वल टू क्या हो जाता है? सॉरी, वस्तु पहले है प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वाला क्या हो जाएगा? बीटा, और वस्तु वाला क्या हो जाएगा? अल्फा। क्लियर? तो नीचे क्या है? वस्तु द्वारा, ऊपर क्या? प्रतिबिंब द्वारा। तो ये क्या हो गया? एम इक्वल टू क्या हो गया? बीटा बाई अल्फा। चूंकि अल्फा एंड बीटा बहुत छोटा होगा, क्या होगा? बहुत छोटा लिया जाता है। अल्फा बीटा क्या है? बहुत छोटा लिया जाता है, इसीलिए क्या हो जाएगा? अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 अल्फा और बीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 बीटा। क्लियर ना? तो अगर हम लोग इससे हम लोग बात करें, देखिए ध्यान रखिएगा ये चीज, एम इक्वल टू क्या है? बीटा बाई अल्फा। यहाँ क्या हो गया? अल्फा जो वो किसके बराबर? 10 अल्फा। बीटा किसके बराबर हो गया? 10 बीटा के बराबर हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? दोनों को मिला देते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए क्या है आपके पास में, चलते हैं हम लोग चित्र से अगर, तो अब आपके पास क्या हो गया? एम इक्वल टू 10 बीटा बाई 10 अल्फा। कैसे आ गया? तो समझ में आ गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे, चूंकि क्या था आपका? एम इक्वल टू क्या था? बीटा बाई अल्फा, और बीटा और अल्फा को क्या लिए हैं? अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 बीटा और 10 अल्फा। अब हम लोग चलते हैं आगे प्रोसेस से, 10 बीटा और अल्फा की बात करते हैं। तो 10 बीटा देखिए क्या होता है? तो 10 बीटा कौन है? अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बना कोण, ये वाला है 10 बीटा। अंतिम प्रतिबिंब यहाँ है ना, तो ये वाला है आपका बीटा। देखिए ये वाला है आपका बीटा, तो ये वाला बीटा है, तो 10 थीटा इक्वल टू क्या? पी बाई बी। पी का मतलब कौन? ये वाला दूरी। ये वाला दूरी को क्या बोलेंगे? ए डबल डैश बी डबल डैश बाई बी। बी का मतलब क्या? ये दूरी, और ये दूरी क्या है आपका? डी है। ये दूरी क्या है आपका? डी है। क्लियर? बाई 10 अल्फा। 10 अल्फा क्या है? उसी स्थान पर रखे वस्तु द्वारा, यानी ये ए बी को उठा के हम यहां कर दिए, और इसी के द्वारा आंखों पर बना कोण, तो ये हो गया अल्फा। तो इसके द्वारा तो पर आपका क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर पी बाई बी। तो पी बाई बी का मतलब क्या हो गया? ये वाला वस्तु को यहां लेके आए। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका? पी बाई बी। तो पी का मतलब कौन हो गया? ये वाला। तो ए बी, और बी का मतलब क्या? सेम दूरी। तो सेम दूरी क्या है आपका? डी। तो देखिए डी डी कैंसिल हो गया, क्या बच गया? ए डबल डैश बी डबल डैश बाय ए बी। क्लियर? अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे दोनों तरफ। जब हम लोग ए डैश बी डैश से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस स्थिति में क्या होता है? देखिए इसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए। क्या एडजस्ट कीजिए? ए डबल डैश बी डबल डैश, इस ए बी को इधर लेके आ जाइए। देखिए ए डैश बी डैश गुना, ऊपर में क्या बचा हुआ? ए डैश बी डैश, और ये ए बी को लेके आ जाइए इधर। कुछ नहीं किए, इसके नीचे ये वाला ले लिया, इसके नीचे ये वाला ले लिया। ठीक है, अब देखिए ये वाला अलग टर्म हो गया, ये वाला अलग टर्म हो गया। तो ये जो टर्म है क्या? ए डबल डैश बी डबल डैश, देखिए तो कौन सा है? ये वाला दूरी बटे ए डैश बी डैश कौन सा है? ये वाला दूरी है ना। तो याद कीजिए अभी क्या बोले? ये वस्तु और ये इसका प्रतिबिंब है ना। सेकेंड लेंस के लिए ये क्या? वस्तु है। तो प्रतिबिंब दूरी ए डबल डैश बी डबल डैश बटे वस्तु दूरी ए डैश बी डैश, इस दोनों के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं ना। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं? आवर्धन बोलते हैं। तो ए डबल डैश बी डबल डैश क्या है? आपका इमेज है, और ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु है। तो दोनों के अनुपात को क्या बोलेंगे? आवर्धन बोलेंगे। लेकिन ये आवर्धन किसके लिए है? तो इस लेंस के लिए। ये कौन सा लेंस है? ये आई पीस लेंस है। इसका आवर्धन को दिखाएंगे एम ई। क्लियर? अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये देखिए ए डैश बी डैश बाई ए बी। ए डैश बी डैश को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब दूरी ऊंचाई, और ए बी क्या है? वस्तु ऊंचाई। फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, और दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं हम लोग? आवर्धन। तो ये भी आवर्धन होगा, लेकिन ये किसके लिए होगा? आई पीस के लिए होगा। किसके लिए होगा? आई पीस मतलब आंख के लिए। ये क्या हो गया? तो एम इक्वल टू क्या हो गया? एम ई, और सॉरी ये आपका ऑब्जेक्टिव, ओह एक मिनट, ये एम ई है, ये किसके लिए है? आंख, सॉरी ये आपका किसके लिए है? अभिदृश्य के लिए है। ये क्या हो जाएगा? एम ओ। ठीक है, ये एम इक्वल टू क्या हो गया? एम ई इंटू एम ओ, जहां एम ई क्या है? तो आई पीस
का आवर्धन, ठीक है। और एमओ क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस का आवर्धन। क्लियर। तो ये दोनों के लिए अभी आपका किस टर्म में, आवर्धन के टर्म में टोटल आवर्धन निकल गया किसका, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। अब बारी बारी से एमई निकालेंगे और एमओ निकालेंगे और उसको कंबाइन कर देंगे, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो हम क्या करेंगे, अगला वीडियो में आपको डाल देंगे और बाद में मर्ज करके भी आपको हम वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अभी के अभी वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आगे जो नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।